कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ ही समय में अथर्व ने ईशानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अखिल ने पहले ही सब तैयारी करवा दी थी। इस समय ईशानी के बारे में सिर्फ अखिल और अथर्व को ही पता था। निशा प्रेग्नेंट थी और ये जानकर वो परेशान हो जाती, इसलिए उसे नहीं बताया गया था। और वाड़ी तो अभी बच्ची थी। अखिल परेशान सा वहीं बैठा बस उस दरवाजे को देखे जा रहा था, उसके जिसके अंदर ईशानी का इलाज चल रहा था। अखिल जो उसके पास ही बैठा था वो समझ रहा था कि अथर्व अभी किस कंडीशन में है। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आती है। उन्हें देखकर अथर्व उनसे ईशानी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो ठीक है, जहर ज़्यादा पावर का नहीं था, लेकिन पॉइजन का असर उनकी बॉडी में कुछ दिन तक रहेगा, इसलिए उनका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। वो काफ़ी वीक भी हैं। अथर्व और अखिल ये सुनकर ईशानी ठीक है राहत की सांस ली। डॉक्टर ने आगे कहा, हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप मिल लीजिएगा। अथर्व ने कहा कि वो ईशानी को अपने घर ले जाना चाहता है, तो डॉक्टर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अथर्व ने उन्हें कहा कि वो घर पर ही सब अरेंजमेंट करवा देगा। अब उसकी बात को टाल सके ऐसा करने की हिम्मत किसी में कहाँ थी। डॉक्टर ने भी हाँ कहा और वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद अखिल ने अथर्व से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसकी बात पर अथर्व याद करने लगा कि जब वो ऑफिस में था तब तो ईशानी ठीक थी, और जब तभी अथर्व को कुछ क्लिक हुआ। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। फिर वो अखिल को ये कहकर कि उसे घर पर होना चाहिए, ये बोल वो उसे घर भेज दिया और ईशानी के वार्ड में चला गया। वहीं घर पर सांची अपने कमरे में खुश थी। उसने खुद से ही कहा, थोड़ी देर फिर तुम मेरे अथर्व की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाओगी, क्योंकि तुम तब इस दुनिया से ही आउट हो जाओगी। ये बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है, जिसे अटेंड करने के बाद दूसरी ओर की बातें सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वो खुद से ही कहती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर अथर्व को पता चल गया कि मैंने ही ईशानी के खाने में पॉइजन मिलाया था तो वो मुझे जान से मार डालेगा। वो खुद से ही कहती है, मुझे कुछ सोचना होगा। इस समय सांची के चेहरे पर डर की लकीरें थी। रात के 10 बजे के करीब अखिल मेंशन वापस आता है तो उसे निशा हॉल में ही बैठी दिखाई देती है। अखिल उसे देखकर कहता है, तुम अब तक जग क्यों रही हो? तुम्हारा इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। उसकी बात पर निशा कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ बैठ गई। अखिल ने उससे बाड़ी के बारे में पूछा तो निशा ने बताया कि वो मनु के साथ है, उन दोनों की बहुत बन रही है। अखिल पूछता है, ये मनु कौन है? तो निशा कहती है, मानुसी का निक नेम है। तो अखिल कहता, ओके, अब चलो तुम भी आराम करो और मेरी गुड़िया को भी आराम करने दो। अखिल के मुंह से गुड़िया सुनकर निशा कहती है, तुम्हारी गुड़िया? तो अखिल उसके पेट पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मेरी ये गुड़िया। निशा कहती है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है कि वो गुड़िया है? उसकी बात पर अखिल कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि हमारी गुड़िया ही आएगी। निशा मुस्कुरा देती है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं साची उनके निकलने के बाद चुपके से सारे हॉल में नज़र घुमाती है, तो वो बहुत ही ध्यान से चारों ओर देख रही थी। वो जानती थी कि ये पूरा मेंशन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो उसे जो भी करना होगा बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर कुछ सोचने लगती है। उसने खुद से ही कहा, मेरे पास बस कल तक का वक्त है, मुझे कुछ करके अपना प्लान पूरा करना होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। बाड़ी के कमरे में कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। उसने एक मेड की ड्रेस पहन रखी थी। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो धीरे से बेड की ओर बढ़ती है और देखती है कि बाड़ी और मानुसी एक दूसरे को हक करके सोई हुई है। उसने बाड़ी को मानुसी से अलग किया और उसे उठाकर जाने को हुई कि पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम? यहाँ हॉस्पिटल में ईशानी को होश आ चुका था। अथर्व उसके पास ही था। ईशानी ने उसे देखकर कहा, अर्थ। उसकी आवाज़ सुनकर अथर्व ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। ईशानी ने उसे ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ अर्थ, आप ऐसे?
उसके ऐसा कहते ही अथर्व ने उसके सर को हल्के से चूम कर कहा, तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है। ईशानी को अब कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। उसने अथर्व को देखा और बेड पर एक साइड सरक गई। अथर्व उसे देखकर समझ गया कि वो क्या चाहती है, तो उसके बगल में लेट गया। उसने अपना एक हाथ ईशानी की ओर किया तो ईशानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व उसे अभी भी देखे जा रहा था। कुछ चल रहा था उसके मन में, लेकिन क्या, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। अगली सुबह अथर्व ईशानी को लेकर मेंशन पहुंच गया। कोई भी अभी तक हॉल में नहीं आया था। अथर्व ने ईशानी को हॉल में बिठाया और एक मेड से अखिल और निशा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज निशा को बहुत उल्टियां हो रही हैं। तभी उन्हें निशा और अखिल नीचे आते हुए दिखे। निशा का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। अखिल उसे लेकर हॉल में बिठा देता है। तभी निशा की नज़र ईशानी पर गई तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने पूछा, ईशु तू ठीक तो है ना? उसके बाद पाथर ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस उसे रात भर हॉस्पिटल में कुछ काम था तो वो थक गई है। निशा ने कहा, तू ना थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर। अथर ने उसे देखकर कहा, एक काम करो, तुम रूम में चलकर आराम करो। ये बोल वो ईशानी को लेकर जाने लगता है तो अखिल कहता है कि वो निशा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है चेकअप के लिए। अथर भी हाँ में सिर हिलाकर ईशानी को लेकर चला जाता है। अथर भी ईशानी को रूम में लेकर बेड पर बैठता है और सोने को कहता है। ईशानी भी उसकी बात पर मानकर सो जाती है। अथर्व ने देखा कि ईशानी जल्दी ही गहरी नींद में सो गई है तो वो वहाँ से सीधा वाड़ी के कमरे में चला जाता है। अथर्व जब वाड़ी के कमरे में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वही मानव के घर पर मानव को अभी तक पता नहीं चला था कि मानसी कहाँ है। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे बार बार सांची का कॉल आ रहा था जो वो इग्नोर कर रहा था। उसे इस समय सांची से कोई मतलब नहीं था। उसे इस समय बस अपनी बहन चाहिए थी। वहीं सांची एक फ्लैट में बैठी गुस्से से अपने फ़ोन को देख रही थी। उसे मानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सांची इस समय डरी हुई थी। उसके सामने एक लड़की और बैठी हुई थी। उसने उसे देखकर कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? हम यहाँ हैं, इसका पता किसी को भी नहीं चल सकता है। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगेगी कि हमने ये सब किया है। अब बस तुम उस ईशानी की बर्बादी देखने को तैयार हो जाओ। सांची अपने सामने बैठी लड़की को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि सानिया थी। सांची ने सानिया से कहा, मैं ईशानी से इसलिए नफरत करती हूँ कि उसने मुझसे मेरे अथर्व को छीना है। लेकिन तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता है, तुम उससे क्यों नफरत करती हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी ना, तो तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? उसकी बात पर सानिया कहती है, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, मुझे नफरत है उस बिच से। हमेशा से मैं उसे नफरत करती आई हूँ। उसे हमेशा सब कुछ बेस्ट मिला। वो हमेशा हर काम में मुझसे आगे रही। मैंने कसम खाई थी कि उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगी, उसे बर्बाद कर दूँगी। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड को फंसा लिया था। वो पागल भी मुझे पाकर उसे धोखा देने और जान से मारने को तैयार था। लेकिन ऐन मौके पर आकर उस अथर्व रायचंद ने उससे शादी करके मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। अब उस राहुल से भी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ईशानी को तो मैं बर्बाद करके ही रहूँगी। सांची ने खुद से ही कहा, ये लड़की ईशानी से सिर्फ इसलिए नफरत करती है क्योंकि ये उससे कभी आगे नहीं निकल पाई। खैर, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे बस ईशानी को अपने रास्ते से हटाना है और उसके लिए ये बेवकूफ़ मेरा मोहरा बनेगी। ये बोल वो अपने मन में कही रही थी कि सान्या पर। वहीं अथर्व हैरान सा वाड़ी के कमरे के बाहर खड़ा था क्योंकि वाड़ी का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। वो जल्दी से कमरे में जाकर देखने लगता है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर ज़मीन पर मानुसी मिलती है जिसके सर पर चोट का निशान था। वो बेहोश थी। अथर्व जल्दी से जाकर उसे उठाकर बेड पर लेटाता है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारता है जिससे मानुसी को हल्का हल्का होश आने लगता है। मानुसी जैसे ही अथर्व को देखती है वो उससे कहती है, भाई आप प्लीज़ बाड़ी बाड़ी को बचा लीजिए। वो उसे ले गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने मेरे सर पे मारा है और मैं। मानुसी ये सब भी बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। अथर्व ने जब ये सुना कि बाड़ी को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो गुस्से से बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में आकर मेरी बच्ची को ले गया? अथर्व ने देखा कि मानुसी फिर बेहोश हो गई है तो उसने एक मेड को बुलाकर उसे मानुसी को ध्यान रखने को कहा और फिर सिक्योरिटी रूम में चला गया। लेकिन वो जाकर उसके होश उड़ गए।
अथर्व ने देखा कि उसकी सिक्योरिटी रूम में सभी गार्ड्स मरे हुए पड़े थे और सारी सीसीटीवी भी खराब कर दिए गए थे। उसने तुरंत अपने फ़ोन से अपने कुछ गार्ड्स को फ़ोन करके बुलाया और उन्हें ये सब हैंडल करने को कहा। अथर्व वहाँ से हॉल में आकर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी कोई उसके मेंशन में आया और उसकी गाड़ी को लेकर चला गया। उसने सभी गार्ड्स को सब कुछ ठीक करने और किसी को भी इस बारे में ना पता चले ये भी ऑर्डर दिया। अतर्व वहाँ से अपने स्टडी रूम में गया। वहाँ उसने अपने लैपटॉप उठाया और उसमें कुछ करने लगा। उसके ऐसा करते ही लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। ये बात किसी को नहीं पता था कि अथर्व ने अपने घर में कुछ हिडन कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है, जिसके बारे में उसके सिवा किसी और को भी नहीं पता है। अथर्व ने उसका एक्सेस सिर्फ अपने लैपटॉप पर ही करवाया था। इस बारे में अखिल को भी नहीं पता था। अथर्व जैसे जैसे उस वीडियो को देख रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में कुछ लाली उतरती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने गुस्से से अपने टेबल से सारी फाइल्स और बुक्स को नीचे गिरा दिया। उसने गुस्से से कहा, इसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इस समय अथर्व की आंखों में किसी को जान से मार देने की जुनून दिख रहा था। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और गुस्से से बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, मुझे वो मेरे हेल हाउस में चाहिए। ये बोलकर उसने अखिल को फ़ोन किया और उसे सब बता दिया। जैसे ही वो बाहर आया उसे मेड दिखी। मेड ने उससे कहा कि मानुषी उससे मिलना चाहती है। अथर्व मानुषी के कमरे में गया तो मानुषी बेड पर अतलेटी बैठी थी। उसने अथर्व को देखकर कहा, भाई मैंने उसमें से एक का चेहरा देखा था जिसने मेरे सर पर वार किया था। अथर्व ने उससे कहा, कौन था वो? उसकी बात पर मानुषी ने जो कहा उसे सुनकर अथर्व का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने मानुषी को आराम करने को कहा। वो वहाँ से बाहर चला गया। अथर्व अपने घर से बाहर निकल के अपनी कार से कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर पहुँचता है जो देखने में किसी पुरानी हवेली की जैसा लग रहा था, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छी कंडीशन में था। वो पूरी हवेली अथर्व के बॉडीगार्ड से घिरी हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके कानों में किसी की चीखें गूंज रही थी। जल्दी ही वो एक कमरे में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक लड़की को बांध कर रखा गया है और उस लड़की को कुछ फीमेल गार्ड ने घेर रखा है। उसे देख कर ही लग रहा था कि उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया है। अथर्व के जाते ही एक गार्ड ने उसके सामने एक चेयर रखी जिस पर वो बैठ गया। अथर्व ने अब उस लड़की से कहा, मुझे सब सच बताओ, मेरी वाणी कहाँ है और सांची उसे लेकर कहाँ गई है? अगर अपनी ज़िंदगी का अंत खौफनाक नहीं बनाना चाहती हो तो बताओ कहाँ है वो? उसकी बात पर सामने बैठी लड़की, जो कोई और नहीं सानिया थी, उसने कहा, मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ईशानी को ख़त्म करना होगा। उसके मुंह से ईशानी का नाम सुनकर अथर्व का चेहरा और डार्क हो गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया और उसके हाथों पर घोंप दिया। ये होते ही उस पूरी जगह पर सान्या की चीख गूंज गई। अथर्व ने गुस्से से कहा, अपने मुंह से उसका नाम लेने की जरूरत कैसी की तुमने? उसकी बात पर सान्या दर्द भरी आवाज़ में कहती, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन ईशानी खुश रहे ये नहीं। बहुत मानती है ना वो उस बच्ची को। अब उसकी वजह से वो बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और उसकी वजह होगी वो ईशानी। वो जिंदगी भर तड़पेगी और उसे तड़पते देख मुझे सुकून मिलेगा। ये बोल वो हंसने लगती है। अथर्व गुस्से से अपनी गन निकालकर उसकी सारी गोलियां सान्या पर एक के बाद एक चला देता है। इसी के साथ सान्या का अंत हो जाता है। लेकिन अभी भी अथर्व को बाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अथर्व गुस्से से इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो देखता है कि उसके मेंशन का नंबर है तो वो झट से फ़ोन उठाता है। उधर से एक मेड घबराई हुई आवाज़ आती है जो अथर्व से कहती है कि ईशानी कहीं जल्दी जल्दी भागती हुई निकल गई हैं। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। ये सुनकर अथर्व और परेशान हो गया। वो जानता था कि ईशानी की जान अभी भी खतरे में है। अभी तो कुछ घंटे पहले वो मौत के मुंह से बाहर आई है और अब कहाँ जा सकती है वो? अथर्व ने अखिल को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने निशा की ट्राई किया तो उसका भी नहीं लगा। अथर्व ने अखिल के बॉडीगार्ड्स को फ़ोन किया तो किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। अथर्व समझ गया कि सब ज़रूर किसी मुसीबत में है। वो अपने खास आदमी को फ़ोन करने ही जा रहा था कि उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें एक वीडियो थी। जैसे ही वो उसे प्ले करता है उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होता है एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अगर इन्हें ज़िंदा देखना चाहते हो तो इस काली घाटी पर पहुंच जाओ। अथर्व तुरंत फ़ोन रखता है और वहां से काली घाटी के लिए निकल जाता है। वो अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा तैर रहा था।
उसने खुद से कहा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनकर। ये बोल उसने अपनी कार को फुल स्पीड में चला दिया। लगभग 15 मिनट में ही वो कालीघाटा पहुँच गया। अथर्व गुस्से से अपनी कार रोकता है। उसने इतनी जोर से कार रोका था कि कार धूल उड़ाती हुई गोल गोल घूम गई। अथर्व गुस्से से अपनी कार से निकला। उसने इस वक्त अपने हाथों में अपनी गन ले रखी थी जिससे वो फायर किए जा रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, अरे अथर्व, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी और ना ही तुम्हारे अपनों के लिए। ये आवाज़ सुनते ही अथर्व रुक जाता है। वो अपनी नज़रें चारों ओर घुमाता है और देखता है तो वहाँ पर बहुत से आदमी थे जिन्होंने निशा, वाणी और अखिल को पकड़ा हुआ था। अखिल को कुछ चोटें भी आई थी। वहीं एक और सांची खड़ी थी। इस समय उसके हाथों में बंदूक थी और चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। अथर्व अभी भी चारों ओर नजरें फिरा रहा था। उसे इस तरह से किसी को ढूंढते देख सांची कहती, क्या बात है अथर्व, तुम किसे ढूंढ रहे हो? कहीं इसे तो नहीं? ये बोल वो अपने एक आदमी को इशारा करती है जो एक रिमोट से बटन प्रेस करता है। इसी के साथ पास की खाई से एक रस्सी ऊपर आती है जिसे ईशानी को बांधकर लटकाया गया था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। ईशानी को ऐसे देखकर अथर्व गुस्से से सांची की ओर बढ़ने लगता है। इतने में ईशानी की रस्सी नीचे जाने लगती। ये देखकर अथर्व के कदम रुक जाते हैं। वो सांची की ओर देखकर कहता है, ये सब क्यों कर रही हो तुम? उसकी बात पर सांची कहती है, इन सब की वजह तुम हो अथर्व। अगर तुमने मुझे ठुकरा कर इस दो कौड़े के बीच ईशानी से शादी नहीं की होती तो आज ये सब नहीं होता। तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो बस इस ईशानी के ही पीछे पागल थे। मैं वापस आई सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे और मेरे बीच से ईशानी जाएगी। मैं इसे मार दूंगी, तुम तो मेरे हो जाओगे। सांची इस समय किसी साइको की तरह लग रही थी। अथर्व ने गरजते हुए कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे प्यार कभी था ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा फितूर था जिसे पूरा करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मुझे पालोगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। सभी को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर मेरी ईशानी या किसी भी घर वाले को कुछ भी हुआ तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। उसकी बात पर सांची कहती है, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें इसका भी नहीं होने दूंगी। ये बोल वो गुस्से से फायर करती है जिससे वो रस्सी जिससे ईशानी बंधी हुई थी वो टूट जाती है और ईशानी नीचे गिरने लगती है। ये गिरती तभी अथर्व फुर्ती से जाकर उसे पकड़ लेता है। सांची कुछ कहती उसके पहले ही वो अथर्व के आदमी आ गए और सभी घेर लिया। अथर्व ने ईशानी को ऊपर खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने उसके हाथ और मुंह खोल दिए। अथर्व वहां से ईशानी को उठाता है और वो सभी के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसने वाणी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। फिर वो निशा के पास जाकर उसे भी देखने लगती है। तभी उसकी नज़र सांची पर जाती है जो गुस्से में खड़ी उन सभी को घूर रही थी। अथर्व उसके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। सांची नीचे गिर गई और अपने गुस्से से आग उगलती हुई नजरों से अथर्व और सभी को देखने लगती है। अथर्व कहता है, तुम्हें एक बार के लिए ये सब करने के लिए माफ भी कर देता, लेकिन तुमने आज अपनी हद पार कर दी। तुम्हें देखकर यकीन ही नहीं होता है कि तुम में अंकल का खून है। तुम एक निहायती गिरी हुई लड़की हो जिसे लड़की होने पर भी शर्म आनी चाहिए। सांची गुस्से से खड़ी होती है और अथर्व के करीब आकर कहती है, ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है? क्यों तुम मुझे नहीं अपना सकते हो? आखिर इस ईशानी में क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, लेकिन तुम इस ईशानी के आगे मुझे नहीं देखते। फिर वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही सांची अथर्व को धक्का देती है और उसके साथ नीचे कूद जाती है। वो दोनों खाई के पास ही थे। ये होते ही सभी जोर से चीखने की आवाज़ आती है, अथर्व, भाई, बड़ी, आर्त। सभी भागकर खाई के पास जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है। ईशानी, नहीं नहीं कहते हुए पीछे जाने लगती है और अर्थ बोलकर जोर से चीखती है। इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। लगभग 1 घंटे बाद अस्पताल के एक एरिया में बहुत सारे गार्ड तैनात थे। उसी अस्पताल के कॉरिडोर में अपने सर को पकड़कर अखिल बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी। अभी अभी तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं कि वो पिता बनने वाला है, लेकिन उससे ये खुशियाँ भी छीन गईं। अखिल अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था जहाँ उसे उसके बच्चे के ना रहने का दुख था।
वहीं ईशानी को अभी तक होश नहीं आया था और दूसरी ओर अथर्व का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस की ट्रेन मिलिट्री की टीम और तो और उसकी खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला था। अखिल अपने सिर पर हाथ पकड़े बैठा ही था कि एक आदमी उसके पास आता है और वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस शहर का एसपी है। वो वहाँ जाकर अखिल के सामने सर झुकाता है और कहता है, सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मिस्टर रायचंद की बॉडी हमें नहीं मिली और जिस एरिया में उनको गिरने के सारे संकट थे उस एरिया में सभी जंगली जानवरों का राज है। वहाँ से आज तक कोई भी बच के नहीं आया है। हमें मिस सांची की बॉडी मिली है, लेकिन वो भी आधी खाई हुई। जिस एरिया में वो गिरी थी वो एरिया खूंखार आदमखोर शेरों का था और मिस सांची को भी किसी शेर ने ही खाया था। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद मिस्टर रायचंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो अखिल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे संभालेगा। एक तरफ उसके बच्चे के जाने की वजह से उसे निशा को संभालना था, वहीं अथर्व के जाने की वजह से उसे पूरे परिवार को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे परिवार की जान था। और ईशानी ईशानी को वो क्या कहेगा? उसे तो वो अपनी बहन की तरह मानता था, लेकिन उसे वो कैसे बताएगा कि अब उसका सुहाग नहीं रहा। अखिल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी तक मिस्टर और मिस्टर कपूर भी आ चुके थे। उन्हें भी अथर्व, ईशानी और निशा के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल चुका था। मिसेस कपूर तो अपना सर पीट पीट के रो रही थी और मिस्टर कपूर की आंखें भी नम थी। अभी कुछ ही महीना पहले तो उनकी बेटी की शादी हुई थी। अभी कुछ समय पहले ही तो पता चला था कि उनकी बेटी ने उस शादी को अपना लिया है और वो भी अथर्व से प्यार करती है। उन लोगों ने अपनी बेटी की आंखों में अथर्व के लिए बेशुमार प्यार देख लिया था और वो ये भी समझ गए थे कि अथर्व के बिना अब वो नहीं रह सकती है। लेकिन अब वो उसे कैसे संभालेंगे? वो सभी अभी बैठे हुए आंखों में आंसू लिए सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि ईशानी के वार्ड से चीखने की आवाज़ आने लगती है। अखिल के साथ मिस्टर और मिस्टर कपूर भी उस वार्ड में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ईशानी को कई सारे लोगों ने पकड़ रखा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे मेरे आपके पास जाना है, वो मुझे बुला रहे हैं, वो उस घाटी में हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। ये कहकर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी। वो डॉक्टर के संभाले में नहीं आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर मिसेस कपूर फपक फपक कर रोने लगी। तभी एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला और उसे ईशानी को लगा दिया। उसे इंजेक्शन के लगते ही ईशानी शांत हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई। अखिल नम आंखों से बाहर आता है, तभी उसे सामने अस्पताल के कपड़ों में निशा खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें भी नम थीं। वो अपने धीमे कदमों के साथ अखिल के पास आती है और उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए कह रही थी, अखिल बता दो कि ये सब झूठ है, हमने हमारा बच्चा नहीं खोया है। और भाई, भाई भी ठीक है ना? बताओ ना, बोलो ना प्लीज़ अखिल, बोल दो ये सब झूठ है। अखिल बोलो ना। अखिल उसे अपने बाहों में भरे हुए खड़ा था, उसके बालों को फैलाया जा रहा था। उसने कांपते हुए होठों से कहा, काश ये सब झूठ होता, लेकिन ये सच है कि हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। और ना ही इसके आगे के शब्द उससे बोले ही नहीं जा रहे थे। अखिल की बातें सुनकर निशा का रोना बढ़ गया। वो काफ़ी देर तक उसके सीने से लगे हुए रोती रही और फिर अचानक से बेहोश होकर उसकी बाहों में ही झूल गई। अब तक वाणी को लेकर मानुषी भी हॉस्पिटल आ चुकी थी। उसे भी सारी बातें पता चल चुकी थी। उसके लिए आंखों में नमी भरी हुई थी। कुछ ही दिनों में उसने अथर्व को अपने बड़े भाई जैसा समझ लिया था। ये पूरा परिवार उसे अपना मानने लगा था और वो भी पूरे परिवार को अपना मानती थी। पाड़ी उसके सीने से लगे हुए रो रही थी। मानुषी उसे संभाल रही थी। मानुषी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर वो ठीक भी तो अभी सिर्फ एक 20 साल की बच्ची ही थी। वो ईशानी के वार्ड में बैठी हुई थी, जो इस समय बेहोशी की हालत में थी। एक तरफ बाड़ी थी और दूसरी तरफ मानुषी। लेकिन तभी उसे वार्ड का दरवाज़ा खुलता और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। यही हाल सामने खड़े शख्स का भी था। मानुषी अभी भी अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो कोई और नहीं, उसका भाई मानव था। मानुषी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो जाकर मानव के
मानो से लिपट जाती है। मानो भी उसे देखकर एक सुकून महसूस कर रहा था। आखिर उसके लिए उसकी बहन भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने मानुषी को खुद से अलग किया और उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ थी अब तक। उसके पूछने पर मानुषी ने उसे सब सच बता दिया, और ये भी कि कैसे वो ईशानी और अथर्व से मिली और कैसे सांची ने अथर्व और पूरे परिवार को परेशान किया। और आज अथर्व सबके बीच नहीं रहा। जहाँ मानो को ईशानी और मानुषी को चोट पहुंचाने पर सांची पर गुस्सा आता है, वहीं उसे ये सुनकर बहुत ही खुशी होती कि अथर्व अब नहीं रहा। मतलब अब ईशानी सिर्फ उसकी हो सकती है। उसे ये मौका बहुत अच्छा लगा और अथर्व के परिवार में उसके पहुंचने की सीढ़ी उसकी बहन बनने वाली थी। उसने मानसी को शांत कराया और बाड़ी के पास जाकर उसे पूछता है, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? उसकी बात पर बाड़ी कहती है, मम्मा को क्या हुआ अंकल, वो उठ क्यों नहीं रही है? और बड़ी कहाँ चले गए? ये बोल वो फिर से रोने लगी। मानो को उसकी आवाज़ किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन अभी उसे नाटक करना था तो उसने बाड़ी को अपने गले लगा लिया। फिर वो जाकर अखिल और निशा से मिला और उनके सामने भी उसने वही नाटक किया। वो उनके पास ही बैठा था। इस समय ईशानी के वार्ड में कोई नहीं था। अखिल और मानो बात ही कर रहे थे कि एक नर्स भागती हुई आती है और सबसे कहती है कि ईशानी अपने वार्ड में नहीं है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। निशा, मानुषी और वाड़ी को छोड़कर मानो और अखिल ईशानी को ढूंढने लग जाते हैं। वो दोनों उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि अखिल के फ़ोन पर एक कॉल आती है। अखिल देखता है कि ये उसके बॉडीगार्ड की कॉल है जो ईशानी के वार्ड के पास था। अखिल ने तुरंत फ़ोन उठाया और कुछ बात करने लगा। मानो ने अखिल से पूछा, पता चला? उसकी बात पर अखिल उससे कहता है, भाभी का पता चल गया। कुछ देर बाद अखिल और मानो काली घाटी के उसी पहाड़ी पर गए जहाँ से अथर्व गिरा था। ईशानी खाई के पास खड़ी थी। वो आगे बढ़ती तभी अखिल उसे पीछे खींच लेता है और उस ईशानी को खुद से छुड़ाते हुए कहती है, अखिल छोड़ो मुझे, मुझे मेरे अर्थ के पास जाना है, वो मुझे बुला रहे हैं। ईशानी बहुत पैनिक कर रही थी, लेकिन अखिल ने उसे नहीं छोड़ा। अचानक से ईशानी बेहोश हो जाती है। मानो वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, बस कुछ दिन तुम ये सब खुद दुख झेल लो, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। ये बोल वो तिरछी मुस्कान दे देता है। फिर वो अखिल के पास आकर कहता है, अखिल हमें ईशानी जी को यहाँ से ले जाना होगा। अखिल भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाता है और ईशानी को लेकर चला जाता है। उसने निशा को भी बता दिया ताकि वो परेशान ना हो। ईशानी को फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन इस बार कड़ी सुरक्षा में। अखिल ने डॉक्टर से ईशानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके मन पर उसके पति की मौत का गहरा सदमा हुआ है। ये कब तक ठीक होगा नहीं कहा जा सकता है। अखिल बहुत परेशान था। इतनी सब मुसीबतें वो कैसे सही करेगा? अथर्व की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए पंडित जी के कहे अनुसार सभी रस्में की गईं। अब तक निशा और ईशानी भी हॉस्पिटल से आ चुकी थी। निशा के मन में अपने बच्चे और भाई के होने का गम बहुत था, लेकिन फिर भी वो ईशानी का बहुत ध्यान रखती थी। आज अथर्व को गए हुए 13 दिन हो चुके थे और घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। अथर्व की बहुत बड़ी सी फोटो जिस पर हार चढ़ा हुआ था, वहीं ईशानी सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी जैसे कोई लाश हो। निशा भी उसके पास बैठी थी जो ईशानी को संभाल रही थी। मानुषी अपनी गोद में बाड़ी को लिए बैठी थी जिसकी आंखें नम थी। इन दिनों में मानो सबका बहुत ही ध्यान रख रहा था और सभी के काफ़ी करीब आ चुका था, सिवाय ईशानी के, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी बोलना बंद कर चुकी थी। वो बिल्कुल एक लाश की तरह हो चुकी थी जिसमें सांस तो थी लेकिन जान नहीं। सभी को विदाई दी गई और सभी खा पी करके चले गए। मानुषी और निशा ईशानी को उठाती हैं, लेकिन कुछ कदम चलकर वो बेहोश हो चुकी थी। सभी घबरा गए। अखिल ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया और ईशानी को रूम में लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई। लेडी डॉक्टर ईशानी का चेकअप कर रही थी। सभी हॉल में बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इस समय सबसे ज़्यादा बेचैनी किसी के चेहरे पे थी तो वो था मानव। तभी डॉक्टर बाहर आती हैं। सभी उनके पास जाकर ईशानी के बारे में पूछने लगते हैं तो वो कहती हैं, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि उनके हस्बैंड के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा है और इस स्ट्रेस की वजह से उन्हें चक्कर आ गया है। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा मेंटली ऑफिस के लिए दोनों ही वीक हैं। मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है चेकअप के लिए। बाकी बातें रिपोर्ट्स आने पर ही पता चल पाएंगे। अच्छा होगा कि आप उन्हें कुछ दिन बाद मेरे हॉस्पिटल आएँ ताकि मैं उनका बाकी का चेकअप कर सकूं। इतना बोलने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने ईशानी को इंजेक्शन दे दिया है। थोड़े समय में उन्हें होश आ जाएगा और जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें और उनके आसपास पॉजिटिव माहौल बनाए रखें जिससे वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा।
ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। सभी के चेहरे पर इस समय परेशानी ही झलक रही थी। एक तो अथर्व की मौत का गम, ऊपर से ईशानी की ऐसी हालत। मिस्टर और मिसेस कपूर तो अपनी बेटी को लेकर परेशान हो गए थे। उन्हें तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया। मिसेस शर्मा बैठे बैठे सो रही थी। कैसे अभी कुछ दिनों पहले ही वो अपनी बेटी से बात कर रही थी और वो कितनी खुश नजर आ रही थी। उस समय उनके दिल को कितना सुकून मिला था। ज़बरदस्ती की ही सही, लेकिन एक सही इंसान के साथ उनकी बेटी की शादी होती है, जो उसे बहुत प्यार करता है, जिसके साथ वो बहुत खुश है। लेकिन आज इतना सब हो जाने के बाद उनका दिल तो अंदर ही अंदर टूटे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मानव भी मानुषी को अपने साथ लेकर चला गया। मानव तो उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सबके सामने उसने ऐसा ना जताते हुए मानुषी के बहाने रोज रोज उसके बिना आ सकता था। लेकिन जब मानुषी ने उसके साथ जाने की जिद कर दी थी तो उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। घर में सभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। अखिल जब अपने कमरे में आया तो उसे बेड पर निशा बैठी दिखाई दी। उसके हाथों में एक टेडी बियर था। उस टेडी बियर को देखकर उसे वो दिन याद आने लगा जब निशा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। और अगले ही दिन उसने ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज लाकर उसके कमरे में सजा दिए थे। लेकिन उसके मिस कैरेज के बाद उसने उन सभी टॉयज को हटवा दिए ताकि उन्हें देखकर निशा अपने बच्चे को याद करके रोए ना। लेकिन निशा ने ये वाला टेडी नहीं हटवाने दिया था। निशा को इस तरह से गुमसुम देखकर अखिल की आंखें पनीली हो गई। लेकिन उसने अपने आंसुओं को खुद में जब्त कर लिया और कमरे में आकर उसने निशा के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श पाकर निशा ने उसकी ओर देखा तो अखिल को देखकर वो उसके कमर में अपनी बाहों को लपेटकर अपना चेहरा उसके पेट पर लगाकर रो पड़ी। एक गलतफहमी की वजह से 10 साल तक अपने भाई से दूर रही और जब वो उससे मिली तो उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। वो जो उसे तकलीफ ना हो इसके लिए उसने उसकी नफरत और कड़वी बातें सब सही। वो भाई आज दुनिया में नहीं रहा। निशा रोते हुए बोलती, अखिल, मैंने इतने साल भाई को अपनी बातों से हर्ट किया, उन्हें इतनी कड़वी बातें की, शायद इसलिए मेरा बच्चा भी उन्हीं के साथ चला गया। ये सब मेरे कर्मों की सजा है। अखिल उसे समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन निशा के दर्द को वो कैसे कम करे। अपना बच्चा खोए उसने, माँ बाप से बढ़कर भाई को खोया और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी भाभी की ऐसी हालत। अखिल के लिए ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने भी अपना बच्चा और एक भाई से बढ़कर दोस्त खोया था। वहीं घर के मंदिर में बाड़ी खड़ी थी। उसके हाथ में उसके सारे सब पैसे से वो एक एक करके उन्हें लाती और भगवान के पास रख रही थी। वहीं घर के मंदिर में बाड़ी खड़ी थी। उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। सब पैसे वो एक एक करके उनके पास लाती और भगवान के पास रख रही थी। कुछ देर में उसने अपने सारे टॉयज भगवान के सामने रख दिया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान जी, आप मेरे सारे टॉयज ले लो, मैं आपको अपनी सारी चॉकलेट दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बडी को वापस कर दो। देखो ना मम्मा कितना रो रही है। प्लीज़ भगवान जी, मेरे बडी को भेज दीजिए प्लीज़। ये कह के वो हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसके पीछे मानुषी खड़ी थी। मानुषी के साथ मानव भी खड़ा था। वो उसे देखकर इरिटेट हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उसने बनावटी भाव बना रखे थे। मानुषी उसे देखकर रोते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती, बेबी आप चिंता मत करो, आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों, लेकिन मानव के दिमाग में एक ख्याल आया। वो अपने चेहरे पर स्माइल लिए बाड़ी के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथ से भरकर कहता है, बेबी आप टेंशन मत लो, जब तक आपके बडी वापस नहीं आते तब तक आप मुझे अपना बडी समझ लो। मैं भी तो आपके बडी जैसा हूँ ना। उसकी बात पर बाड़ी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके गले लग गई। मानो कि दिल में छुपी बातों से अनजान अखिल और निशा पीछे खड़े उसे देख रहे थे। उन दोनों ने उसे देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा, फिर बाड़ी के पास चले गए। मानव ने इन दिनों सभी को ऐसे अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था कि सभी उसकी हर बात पर विश्वास करते थे, उनकी हर बात को सही मानते थे। लेकिन ईशानी के हालातों में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी गुमसुम ही रहती थी। आज निशा और अखिल उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें ईशानी के साथ बुलाया था। मानव को ये बात पता थी कि वो ईशानी को अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन पता नहीं ईशानी को उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, इसलिए निशा और अखिल लाए थे और मानो मन महसूस कर रह गया था। डॉक्टर उसकी कंडीशन बता चुके थे कि अथर्व की मौत के बाद उसने अपने दुख को अपने अंदर जब्त करके रखा है।
और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो ऐसे ही साथ रही तो उसकी मेंटल कंडीशन पर असर पड़ सकता है। इंसान जब अपना दर्द रोककर या बोलकर जाहिर कर देता है तो वो अंदर से शांत हो जाता है, लेकिन अपने दुख को अपने अंदर ही जब्त करके रखने की वजह से ईशानी की कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हॉस्पिटल में ईशानी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और अखिल और निशा का पास आकर उन्होंने बताया कि ईशानी को रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसकी कंडीशन दिन पर दिन खराब हो रही है और इस कंडीशन में उसकी ऐसी हाल दोनों के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। डॉक्टर की बात पर निशा ने कहा, दोनों के लिए मतलब? डॉक्टर उसकी बात पर डॉक्टर कहती है, मिसेस रायचंद प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, अगर वो उससे बाहर नहीं आई तो वो अपने बच्चे को खो सकती है। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन दी और ईशानी को ले जाने को कहा। अखिल और निशा समझ नहीं पा रहे थे कि वो खुश हो या नहीं। उनके भाई की आखिरी निशानी ईशानी के पेट में पल रही है और अथर्व के गम में ईशानी ऐसी डूबी है कि वो उससे और बच्चे दोनों को खो सकते हैं। निशा ने भरी आंखों से अखिल को देखा। अखिल ने उसे देखकर कहा, निशा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तभी निशा ने कहा, ईशानी को अब ठीक होना ही पड़ेगा, अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए। ये बोल वो उठकर ईशानी जिस वार्ड में थी उसमें चली गई। उसने देखा कि ईशानी गुमसुम बैठी हुई थी। उसने एक सीधी चोटी बनाई थी, चेहरा मुरझाया हुआ और एक सफ़ेद रंग के सूट में वो किसी बेजान मूरत की तरह लग रही थी। निशा उसके पास आती है और उसे खींचकर खड़ा करती है और उसे हिलाते हुए कहती है, ईशु होश में आ, भाई अब नहीं रहे, वो चले गए हैं तुझे तुझे मुझे हम सबको छोड़कर। क्या अब तू भी जाना चाहती है? अगर ऐसा है तो रह, ऐसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अपने साथ क्यों अपने और भाई के प्यार की निशानी को ख़त्म करना चाहती है? भाई हमारी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, लेकिन शायद तू नहीं चाहती है कि वो वापस आए, इसलिए ऐसी बनी बैठी है। अरे नहीं, अपने लिए ना सही लेकिन भाई की आखिरी निशानी के लिए तो खुद को संभाल। अपने अंदर पल रहे भाई के अंश के लिए तो जी सकती है, अपने और भाई के बच्चे के लिए प्लीज़ ईशानी, प्लीज़ ईशानी। ये बोलकर निशा भी रोने लगती है। तभी ईशानी का हाथ अपने पेट पर गया और वो निशा की ओर देखकर कहती है, मैं और अर्थ के प्यार की निशानी। उसके इतना कहते ही निशा ने उसकी ओर हाँ में सिर हिलाया। इसी के साथ ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फपक फपक कर रो पड़ी। उसे इस तरह से रोते हुए देखना ना तो अखिल को अच्छा लग रहा था और ना ही निशा को, लेकिन इस समय जो कंडीशन ईशानी की थी उसका दिल खोल कर रोना और अपना गम आंसुओं को जरिए बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। ईशानी को निशा ने संभाला हुआ था। वो उसके गले लगे काफ़ी देर तक रोती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वो सो गई। उसे सोया हुआ देखकर निशा ने उसे बेड पर अच्छे से सुलाया। फिर वो बाहर आ गई। एक जगह जहाँ चारों तरफ सफ़ेद धुआं फैला था, वहीं एक बेड पर ईशानी सो रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका सर सहला रहा है, जिससे वो उठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने अथर्व का मुस्कुराता सा चेहरा आता है। वो देखती है अथर्व उसे बेड के सिरहाने बैठा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उठकर उसके गले लग जाती है। अथर्व भी उसे अपनी बाहों में समा लेता है। वो उससे गले लगकर रोने लगती है। वो अथर्व से अलग होती है और कहती है, अर्थ आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ, प्लीज़ वापस आ जाइए ना, प्लीज़। उसकी बात पर अथर्व मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर एक प्यार भरा किस उसके माथे पर करके कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया, बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अथर्व तुम्हारे से दूर रह ही नहीं सकता है। ये बोल उसने ईशानी का हाथ उसके पेट पर रख दिया। ईशानी ने भी अपने पेट की ओर देखा और फिर जब सामने देखती है तो अथर्व वहाँ नहीं था। इसी के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने चारों ओर देखने लगती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने कमरे में है। इसी के साथ वो अपने पेट पर अपना हाथ रखकर फिर रोने लगती है। ईशानी खुद से ही कहती है, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। तुम मेरे अर्थ की निशानी हो, हमारे प्यार की। ये बोल वो अपने साइड टेबल से अथर्व की फ़ोटो को उठाती है और उस पर हाथ फेर कर कहती है, अर्थ आप पापा बनने वाले हैं, हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। ऐसे ही वो काफ़ी देर तक अदर की फ़ोटो से बात करती रहती है, लेकिन कोई था जो ईशानी को ऐसे करते हुए अपनी खून भरी आंखों से देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मानो था। उसने खुद से ही कहा, इस बार नहीं,
इस बार मैं उसे ये उसकी निशानी किसी को भी तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। मानो अपने बिला के अपने कमरे में बने सीक्रेट कमरे में था, जहाँ चारों ओर ईशानी की ही फोटोज थी। वो गुस्से से ईशानी के सामने खड़ा था। उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने इतनी प्लानिंग की और तुम्हारी ज़िंदगी से उस अथर्व को हमेशा के लिए दूर कर दिया, लेकिन वो अपना अंश तुम्हारे अंदर छोड़ गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस बच्चे को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। इसे भी जाना होगा हमारे बीच से, जैसे मैंने अथर्व और उस सांची को हमारे बीच से हटाया है। इस बच्चे को भी हटा दूंगा। ये सब बोलने के बाद मानो याद करने लगा कैसे सब उसने किया था। फ्लैशबैक। सांची ने जब ईशानी को पॉइजन दिया था, ये बात मानो को पता चल गई। तब तक उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी बहन अथर्व के मेंशन में है। उसने सांची को अपने आदमियों से उठवा लिया। उसने सांची से गुस्से से कहा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन पर हाथ उठाने की। लेकिन सांची के ईशानी को पॉइजन देने की बात पर वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने सांची को मारने का सोचा, लेकिन सांची ने उससे कहा कि ईशानी उसकी हो सकती है। सांची ने उसे बताया कि वो वाणी को किडनैप करेगी किसी की हेल्प से, और अथर्व के सभी घर वालों को भी, और अथर्व को ईशानी को छोड़ने को कहेगी। अथर्व को उसकी बात माननी पड़ेगी। मानव ने उसकी बात तो मान ली, लेकिन उसने कहा कि वो उसे कुछ और करना होगा। उसे अथर्व को किसी भी तरह से लेकर खाई में गिराना होगा। सांची ने कहा कि वो उसे मारना चाहता है, तो मानव ने कहा कि वो उसे बचा लेगा। उसके आदमी नीचे नेट लगाए होंगे, और सांची ने वैसा ही किया। लेकिन मानव ने यहाँ एक और चाल चली। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अथर्व जब तक जिंदा रहेगा तब तक ईशानी को उसका नहीं होने देगा। इसलिए उसने सांची को झूठ बोला और उसने कोई भी नेट नहीं लगवाया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि सांची अब नहीं रही और अथर्व भी। मानव ने ये सब वहाँ खड़े रहकर देखा था, लेकिन वो काफ़ी दूर था जिससे कोई उसे ना दिखे। वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था जिससे उसका प्लान बर्बाद हो जाए। इसके बाद उसने अथर्व और सांची की मौत के बाद पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में करके उसने विश्वास जीता, और आज सभी उस पर अटूट विश्वास करते हैं। फ्लैशबैक। मानो गुस्से से कहता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन नहीं, इस बच्चे ने सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन कोई नहीं, जो वैसे नहीं तो ऐसे ही, अब ये बच्चा ही मुझे ईशानी के करीब लाएगा, उसे मेरा बनाएगा, और एक बार ईशानी मेरी हो जाए फिर ये बच्चा भी हमारे बीच नहीं आएगा। ये बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी ओर ईशानी अपने कमरे में बैठी अथर्व और अपनी फ़ोटो को देख रही थी, जिसमें उनकी दार्जिलिंग की और बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। एक फ़ोटो उसके अम्यूज़मेंट पार्टी की थी। ईशानी को याद आ रहा था कि कैसे अथर्व ने उसे फेरीविल पर किस किया था, कैसे वो उसे हमेशा छेड़ता था, कैसे उसके हॉस्पिटल में होने पर वो टूट गया था और उसने उसी समय उससे अपने प्यार का इजहार किया था, कैसे वो दोनों एक साथ प्यार भरे पलों को जीते थे। अथर्व उसका कितना ख्याल रखता था, कितना प्यार करता था। ये बोल वो कमरे में चारों ओर देखने लगती है तो उसे हर जगह अथर्व ही अथर्व दिख रहा था। वो वहाँ से उठकर बालकनी में आ जाती है, जहाँ एक बड़े सा सोफ़ा रखा था जिस पर वो दोनों हमेशा बैठकर घंटों प्यार भरी बातें करते थे। अथर्व ने वो सोफ़ा ऐसा बनवाया था कि वो एक बटन प्रेस करने से वो एक बेड में बदल जाता था, जहाँ अक्सर चांदनी रात में अथर्व उसे अपनी बाहों में बिठाकर गिटार बजाता रहता था, उसके लिए रोमांटिक गाने गाया करता था। वो उसी सोफ़े को देख रही थी, तभी उसे वो अथर्व बैठा दिखाई देता है, जो अपने हाथों में गिटार लिए हुए था। ईशानी जाकर उसके पास बैठ जाती है और गाना शुरू होता है। मिल जाते हैं जो प्यार में मर के भी, वो बिछड़ते नहीं, हम उन्हें भूल सकते नहीं, वो हमें भूल सकते नहीं, हो मिल जाते हैं। कौन सी चांदनी रात में क्या हुआ, किस मुलाकात में याद आती है जब भी कोई बात, बस बात ही बात में, जैसे रोते हैं दिल टूट के, ऐसे सावन बरसते नहीं, वो मिल जाते हैं। गम की नज़रों पे छाया हुआ दर्द हंसते नज़ारों का है, दिल के बाहर है पतझड़ मगर दिल में मौसम बहारों का है। उनकी यादों के ये फूल तो टूट कर भी बिखरने नहीं, वो मिल जाते हैं। हमको ले जाएगी अब कहाँ प्यार की ये गली, क्या पता भूल से हम यहाँ आ गए, वापसी का नहीं रास्ता, इसलिए बच के चलते हैं, लोग इस गली से गुजरते नहीं, वो मिल जाते हैं। किस तरफ किसको आवाज़ नहीं, कौन जाने कहाँ रह गया, रात गम की गुजरती गई, ये अंधेरा यहाँ रह गया। जहाँ है वहाँ आजकल चांद सूरज निकलते नहीं, मिल जाते हैं।
कुछ देर बाद निशा ईशानी को देखने उसके कमरे में आती है तो उसे ईशानी बालकनी में अथर्व के गिटार को बाहों में भरे सो चुकी थी और उसके मोबाइल में अथर्व के गाए हुए गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसे इस तरह से देख देख कर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, कभी सोचा नहीं था कि इन दोनों में इतना प्यार हो जाएगा कि एक के जाने के बाद दूसरा ज़िंदगी जीना ही छोड़ देगा, लेकिन मुझे इसे जीना सिखाना होगा। निशा ने एक ब्लैंकेट लिया और ले जाकर ईशानी को कवर कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब अखिल कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि निशा बैठकर किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। अखिल उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब निशा जाकर होश में आती है। अखिल निशा से पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रही है। उसकी बात पर निशा उसे बताती है, अखिल, मैं ईशु के बारे में सोच रही हूँ। तुम तो देख ही रही हो ना, भाई के जाने के बाद उसकी कैसी हालत हो गई है। हालांकि अपने बच्चों के बारे में सुनकर कुछ नॉर्मल हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। अगर वो अपनी ज़िंदगी जी रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और इस तरह से उसे घुट घुट कर जीते मैं नहीं देख सकती। मैंने ईशानी को देखा है, शुरू से देखा है। वो एक जिंदा दिल लड़की थी, खुद भी जीती थी और दूसरों को भी जीने की उम्मीद देती थी। उसके हॉस्पिटल में न जाने कितने ऐसे पेशेंट आए थे जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे, लेकिन ईशानी ने उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी, उन्हें जीना सिखाया, और आज वो खुद ऐसी ज़िंदगी में पहुंच गई है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, हमें भी कुछ करना ही होगा। अखिल ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो निशा। मैं भी भाभी की ऐसी हालत देखकर बहुत सोच में हूँ, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनकी ज़िंदगी में ये कमी सिर्फ अतर भाई ही पूरी कर सकते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बच्चे की उनकी ज़िंदगी में आने के बाद वो कुछ खुश रहने लगे। निशा ने उसकी बात सुनी और उसके सीने से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने भाई को तो खो दिया था, लेकिन अब बहन से बढ़कर दोस्त और भाभी को नहीं खोना चाहती है। वहीं एक कमरे में एक औरत एक सोफे पर बैठी हुई थी। उस औरत की आंखें बंद थी। वो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस कमरे में हल्की सी रेड लाइट ही जल रही थी। उस औरत के सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथों में एक लॉकेट थी जिसके सहारे वो उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। उसके बाद उस आदमी ने उस औरत को कुछ बातें कही और उसे उन बातों को पूरा करने के लिए कहा। वो औरत उसके हिप्नोटाइज में आ गई थी और उसने कहा, जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। उस औरत की बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। ईशानी भी वहीं बैठी हुई थी। वो अपने हाथों से बाड़ी को खाना खिला रही थी। बाड़ी उसे देख रही थी और अचानक से बाड़ी ने उससे पूछा, मम्मा, आप पहले की तरह कलरफुल कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? आप अब ये डल कपड़े क्यों पहनते हो? हमेशा वाइट, ब्लैक और ऑफ कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हो? आप इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगते हो। आप फिर से अपने वो सुंदर सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहनते जो कलरफुल थे? उसकी ये मासूमियत भरी बातें सुनकर ईशानी के हाथ रुक गए और उसकी आंखों से फिर से पनीली हो गई। लेकिन उसने अपने आंसुओं को खुद में जब्त किया और बाड़ी की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मुझे वो सब कलर का पसंद नहीं है। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? बाड़ी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, मम्मा, आप तो हर समय अच्छी लगती हो। सॉरी, मैंने आपको ऐसा कहा। उसकी बात पर ईशानी ने हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथों से उसे फिर से खिलाने लगी। बाकी के सभी लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो सभी का दिल दर्द से भर उठा। किसी से भी अब खाया नहीं जा रहा था, लेकिन सब ने किसी तरह से थोड़ा बहुत खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। ईशानी बाड़ी को अपने साथ लेकर चली गई क्योंकि उसे बाड़ी के साथ ही कुछ अच्छा लगता था। अखिल और निशा बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनके कमरे में मिसेस कपूर आई। उन्हें देखकर निशा ने उन्हें अंदर आने को कहा। वह अंदर जाकर निशा और अखिल के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उन्होंने उन दोनों की ओर देखकर कहा, मैं जानती हूँ जो मैं कहने वाली हूँ ये शायद तुम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मेरी नज़र से देखोगे तो समझ पाओगे कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी बच्ची को ऐसे देखना। अखिल और निशा उन्हें देखते हैं और कहते हैं, आंटी, आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? श्रीमती कपूर ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सानी की दूसरी शादी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर अखिल और निशा दोनों ही शौक रह गए। दोनों ही अपने शौक नज़रों से मिसेस कपूर को देख रहे थे। मिसेस कपूर ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों को ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन एक माँ की नज़र से देखोगे तो समझोगे। मैं अपनी बच्ची को ऐसे घुट घुट के जीते नहीं देख सकती। अभी उसकी उम्र ही क्या है
और एक बार उसके बच्चे के बारे में भी तो सोचो, क्या वो ज़िंदगी भर बिना पिता के रह पाएगा? अगर हम ईशानी की दूसरी शादी कर दें तो उसके बच्चे को एक पिता का प्यार भी मिल जाएगा और ईशानी को एक जीवन साथी जिसके साथ वो अपने आगे की ज़िंदगी को जी सकेगी। शायद इसी के चलते वो फिर से जीना सीख ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, इस गम को भूल जाए और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। क्या तुम दोनों नहीं चाहते कि ईशानी अपनी ज़िंदगी को जिए, ना कि काटे? अखिल और निशा उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और कहीं ना कहीं उन दोनों को भी ये बात सही लग रही थी। लेकिन ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो ईशानी को इस हाल में एक्सेप्ट कर ले और तो और उसके बच्चे को भी अपना बच्चा मान ले। आजकल कौन किसी और के बच्चे को अपना बच्चा मानकर उसे प्यार देता है? अखिल ने उनकी तरफ देखा और कहा, आंटी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा इंसान मिलना भी तो चाहिए जो भाभी और उनके बच्चे दोनों को एक्सेप्ट करे। अखिल की बात पर मिसेस कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए। आखिर ऐसा क्या कहा मिसेस कपूर ने? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।